जो टेलीकम्युनिकेशन रिवोल्यूशन हुआ है, इसमें हमें डिजिटल स्पेस में बहुत ज़्यादा समय हम सभी बिताने लगे। उसमें आप 1930 इमीडिएटली कॉल करिए। तो जो व्यक्ति अगर टेक्नोलॉजी में प्रॉपर अपने हाइजीन का इस्तेमाल करता है, उसके साथ डिजिटल अपराध नहीं होते हैं। वही व्यक्ति एक पूरा नेटवर्क है और उस नेटवर्क में विभिन्न लोगों के विभिन्न काम हैं जो साइबर क्रिमिनल्स के होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रूपेश मिश्रा और आप तमाम दर्शकों का मध्य प्रदेश पत्रिका में बेहद स्वागत है। दोस्तों, बदलते दौर के साथ जब से हर हाथ में फ़ोन आया है, तब से पुलिस के सामने चुनौतियां पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं। जो अपराध होते थे, उनकी यदि तुलना की जाए तो साइबर अपराध अब बेतहाशा तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, जिस पर नियंत्रण करने के लिए लगातार मध्य प्रदेश पुलिस काम कर रही है। और इसी के साथ साथ पत्रिका ने भी देशव्यापी एक अभियान छेड़ा है, पत्रिका रक्षा कवच, जिसके जरिए हम अपने पाठकों को जागरूक करवाते हैं कि उनको कैसे साइबर फ्रॉड से बचना है, क्योंकि पल भर की गलतियां आपके जीवन भर की जमा पूंजी लुटा देती हैं। लिहाजा हमने सोचा कि आज हम आपको मध्य प्रदेश साइबर पुलिस के एडीजी योगेश देशमुख जी हैं, उन्हीं से सीधे मुखातिब करवाएंगे और उनके साक्षात्कार के जरिए हम आपको बताएंगे कि साइबर फ्रॉड में मध्य प्रदेश में क्या स्थिति चल रही है, साइबर फ्रॉड में किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए और साइबर फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए मध्य प्रदेश साइबर पुलिस की क्या तैयारियां हैं। सर, सबसे पहले मध्य प्रदेश पत्रिका में आपका बेहद स्वागत है। धन्यवाद रुपेश। सर, साइबर शब्द सुनने में बड़ा सामान्य सा लगता है, लेकिन जब उसके आगे क्राइम जुड़ जाता है तो बड़ी चिंता हो जाती है, क्योंकि बेतहाशा साइबर क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं। इसे सर किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम सभी की जीवन शैली पूरी दुनिया में बहुत फास्ट बदल रही है। हम सभी बहुत जल्दी डिजिटाइज होते जा रहे हैं, हमारी इकॉनमी डिजिटाइज होते जा रही है, हमारी बैंकिंग प्रणाली डिजिटाइज होते जा रही है, हमारा ओवरऑल लाइफस्टाइल जो है, परचेजिंग के तरीके बदल रहे हैं। जो टेलीकम्युनिकेशन रिवोल्यूशन हुआ है, इसमें हमें डिजिटल स्पेस में बहुत ज़्यादा समय हम सभी बिताने लगे हैं। अच्छी बात है, इंटरनेट यूज़र्स इंडिया में बहुत ज़्यादा है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसका यूज़ बढ़ते जा रहा है। साइबर की दुनिया में रहना बहुत अच्छी बात है। एक एजुकेटेड सोसाइटी के लिए, एक फ्यूचर के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही इस दुनिया में साइबर क्रिमिनल्स का एक एंट्री हुई है, ये एक ख़तरनाक दुनिया भी बन चुकी है। साइबर स्पेस में साइबर क्राइम की वृद्धि हो रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। और जैसे जैसे हम अपने डिजिटल हाइजीन को ठीक नहीं करेंगे तो ये निरंतर बढ़ते जाएगा। तो ये साइबर स्पेस में बहुत से अच्छे काम भी हो रहे हैं, लेकिन साइबर क्रिमिनल्स इसका नेता फ़ायदा भी उठा रहे हैं। सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि कोविड के बाद, क्योंकि अब हर हाथों में फ़ोन आ गया, बच्चों के हाथ में फ़ोन पहुंच गया कोविड के बाद से, तो कोविड के बाद में इस ग्राफ में तेज़ी आई है साइबर क्राइम में? कोई शंका नहीं है। कोविड ने दुनिया को एकदम एक अलग लेवल पे ले गया। कोविड के बाद भी बहुत सारे हमारे जीने के तरीके, हमारे काम करने के तरीक़ों में बदलाव आया है। जितना वर्क फ्रॉम होम जितना बढ़ा, जितने ऑनलाइन अब कॉन्फ्रेंसेस होने लगी हैं, ऑनलाइन हमारे ट्रांजैक्शंस होने लगे हैं, कोविड वॉज डेफिनेटली एक ऐसा पल था जिसके बाद एकदम से स्पीड आई है डिजिटल दुनिया में। और आपने सही कहा, कोविड के बाद इसमें निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। सर, मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी जामताड़ा गया था झारखंड में, तकरीबन 3 से 4 दिन वहां हमने देखा चीज़ों को। तो जो बात सामने आई कि सिम खरीदी जाती हैं 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये में, खाते तक खरीदे जाते हैं, तो ये जो बड़ा नेटवर्क है, इन तक आखिर पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाती है? देखिए, साइबर स्पेस में जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, इसका सबसे बड़ा वो जो इस बात का जिनको एडवांटेज उठाते हैं, वो है उनकी एनोनिमिटी, उनका अनजान होकर किसी अपराध को अंजाम देना। दूसरा ये फ़ायदा उठा रहे हैं, हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसी जनता है जहाँ पे अनजाने में उनके नाम से बहुत सारी ठगियाँ हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे साइबर क्रिमिनल्स बैंक अकाउंट्स प्राप्त करते हैं। बैंक अकाउंट्स प्राप्त करने का उन्होंने तरीका ये अपनाया कि जाएंगे किसी भी गांव में, वहाँ पे भोली भाली जनता से कहेंगे कि शासन का ये स्कीम आई है, वो स्कीम आई है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना है, आपको पैसा मिलेगा, फ़ायदा होगा, आप यहाँ पे अंगूठा लगा दीजिए। तो ऐसे करके
उनके सिम कार्ड ले लिए जाते हैं, उनके बैंक अकाउंट ले लिए जाते हैं। उस सब का डेटा बैंक आने के बाद एक पूरा नेटवर्क है, और उस नेटवर्क में विभिन्न विभिन्न लोगों के विभिन्न विभिन्न काम हैं जो साइबर क्रिमिनल्स के होते हैं। कोई बैंक अकाउंट्स इकट्ठा कर ले रहा है, कोई सिम कार्ड्स इकट्ठा कर ले रहा है, कोई सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से फ़ोन करके लोगों को फंसा रहा है, कोई एटीएम से पैसे विड्रॉ कर रहा है, कोई ट्रांजैक्शंस कर रहा है, और इसके लिए विभिन्न तरीके के माध्यम उपयोग में लिए जा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल्स भी बहुत सारे हैं, कई बार व्हाट्सएप में वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग के माध्यम से होता है। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क सा बन गया है, और इसमें अनजान होने का सबसे ज़्यादा एनोनिमिटी उनको बहुत फ़ायदा करती है। वो सिम कार्ड हो सकता है कि मध्य प्रदेश का यूज़ हो रहा हो सकता है, त्रिपुरा में बैंक अकाउंट होगा, तमिलनाडु का यूज़ हो रहा होगा, असम में। तो ये जो है, ये दुनिया में डिजिटल स्पेस में स्थान में आपको उपस्थित रह के ही क्राइम करना, जैसे पहले फिज़िकल जो उपस्थित रहने के बाद जो ठगी किया जाता था, अब ऑनलाइन स्पेसेस में ट्रांसफ़र हो रही है। और अभी जनता को इसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। जैसे जैसे लोगों में इसमें ज्ञान बढ़ेगा, आई एम श्योर इसमें सुधार आएगा। आपने कहा कि पुलिस कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है। मैंने जब बताया आपको कि डिजिटल दुनिया में लगातार लोगों की बढ़ोतरी होते जा रही है, अपना अपना कंट्रीब्यूशन होते जा रहा है, लोग ट्रांजैक्शंस अपने बहुत सारे कर रहे हैं, डिजिटल दुनिया में पैर रखते जा रहे हैं। लेकिन डिजिटल दुनिया में आपने अपना तो लिया, लेकिन उस दुनिया में आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में आपने उसकी तैयारी नहीं की, या आप उस और सतर्क नहीं रहते हैं। जो व्यक्ति अगर टेक्नोलॉजी में प्रॉपर अपने हाइजीन का इस्तेमाल करता है, उसके साथ डिजिटल अपराध नहीं होते हैं। वही व्यक्ति जो एकदम से लालच में आ जाता है, वही व्यक्ति जो एकदम से किसी के बहकावे में आ जाता है, या कई बार जैसे डिजिटल अरेस्ट वर्ड सुनते हैं आप, उसमें वो डर जाता है, तो उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। पुलिस में भारत सरकार से भी, और मध्य प्रदेश सरकार की मैं बात कर सकता हूँ, सभी राज्यों की बात कर सकता हूँ, एक पूरा एक डिजिटल अपराधों को रोकने के लिए पूरी कार्य योजनाएँ लगातार चल रही हैं, और उसमें और तेज़ी से इम्प्रूवमेंट आते जा रहा है। भारत सरकार ने एक इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर खोला है। पूरे भारत के साइबर क्राइम्स के पहलुओं के लिए वो कोऑर्डिनेट करते हैं, और उसके बाद फिर सभी स्टेट्स में है, सभी स्टेट्स ने अपनी अपनी एजेंसीज खोल रखी है। मध्य प्रदेश की मैं आपको बात करूं, जहां 2004 में 2019 में हमारे पास 4000 अपराध आते थे, और यही 2023 में बढ़कर हमारे पास 3-4 लाख अपराध आने लगे हैं। तो देखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में क्राइम की बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, और इसको संसाधनों के साथ इसको फाइट भी करने का प्रयास शुरू हो गया है। जैसे पहले हमारा रिकवरी 1%, 2%, 3% हुआ करता था, आज की तारीख में हम रिकवरी जो फ्रॉड होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड, उसमें करीब 12% तक आ गए हैं। और जैसे नई हेल्पलाइन आ रही हैं, लोगों के अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ये कैट एंड माउस का खेल है। अभी कुछ समय तक एक ही पीक पकड़ेगा, उसके बाद इस पर नियंत्रण ज़रूर होगा। यहाँ पे आपने डिजिटल अरेस्ट की बात की। डिजिटल अरेस्ट इन दिनों काफ़ी प्रचलन में आ गया है। इस साल जब हमने साइबर के आंकड़े देखे तो सबसे ज़्यादा 471 मामले सामने आए। सर, आखिर डिजिटल अरेस्ट में बताया जाता है कि लाइव पुलिस बैठ जाती है, लाइव उनकी पेशी होने लगती है, लाइव कोर्ट रूम लगा देते हैं। आखिर ये है क्या डिजिटल अरेस्ट? ये पहली बात तो सबसे पहले मैं कहता हूँ, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। कोई भी भारत की कोई भी एजेंसी जो एनफोर्समेंट एजेंसी है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, या अन्य कोई भी ऐसी एजेंसी हो, वो डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ का ना उपयोग करते ना होता है। अब ये एक शब्द चल पड़ा है प्रचलन में, लोगों को इसके संबंध में जानकारियाँ मिल रही हैं। उसमें होता यही है कि जैसे ठग है, बदमाश है, आपको नकली सोना बता के आपको सोना बेच दे, नकली पेपर से आपकी रजिस्ट्री करवा दे, खरीद ले आपसे, या कोई भी ठगी का तरीका होता है। तो इसमें यही ये करते हैं कि ठग आपको अपनी बातों में उलझाकर, डर दिखाकर, भय दिखाकर, नॉर्मली इसमें जो मोडस ऑपरेंडी यही है कि आपका जो मोबाइल सिम है, आपका जो आधार कार्ड नंबर है, वो किसी न किसी अपराध में पाया गया है, उसमें ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है, और उसमें ईडी आ जाएगी, और बहुत से अपराध हो रहे हैं, तो वो सामने वाला कभी कभी डर जाता है। जब व्यक्ति डर जाता है तो उसको वो धीरे धीरे अपने घेरे में लेने लगते हैं। घेरे में लेने के बाद उसको फिर वीडियो कॉल में लाएंगे। वीडियो कॉल में लाने के बाद उसको फिर वो एक ऐसा ऑफिस दिखाएंगे, जैसे आप और हम यहाँ बैठे हुए हैं, एक नकली ऑफिस ऐसी बना दिया जाए। जैसे आप सुने होंगे कई बार नकली ऑफिस कई बार चलते रहते हैं, तो उसमें वो जो क्रिमिनल है वो पीछे बैठ के ऐसा लगेगा कि सीबीआई ऑफिस में बैठा हुआ है,
ऐसा लगेगा कि पुलिस के ऑफिस में बैठा हुआ है या ईडी के ऑफिस में बैठा हुआ है। सब नकली सेटअप होता है और नकली वर्दी होती है और नकली तरीके के वो नोटिस जारी कर लेते हैं। सामने वाले को वो साइकोलॉजिकली इतना वो अपने आप को पहले ट्रेन करते हैं क्रिमिनल्स, और सामने वाले को अपने साइकोलॉजिकल इतना डरा देते हैं और उसको कहते हैं कि अगर आपने इस कमरे से बाहर गए तो तत्काल आप अरेस्ट हो जाएंगे, अगर आपने किसी को ये बात बताई तो तत्काल आप अरेस्ट हो जाएंगे, जब तक आप यहाँ बैठे हमारा सहयोग कर रहे हैं, जब तक आपके सारे बैंक अकाउंट्स को हम सैनिटाइज़ नहीं कर लें, सारे बैंक अकाउंट्स की हम जांच नहीं कर लें, तब तक आपका कोई एक भी पैसा नहीं लगना है। लेकिन आपके पैसे की हम सब जांच करेंगे, आपको आपके जो पैसे हैं हमारे इस नंबर पर ट्रांसफ़र करिए, हम जांच करेंगे सही है कि नहीं, जांच जैसी हो जाएगी हमको लौटा देंगे। तो ऐसे करके वो पूरा माहौल बना देते हैं, डरा देते हैं। तो व्यक्ति डर के मारे कई बार अपनी पर्सनल बात किसी से शेयर नहीं करता है, और कई बार वो रूम में 3-4 तरीके से कैमरा लगा देंगे, उसको निकलने नहीं देंगे। तो नॉर्मली इसको ये शब्द जो कॉइन हो गया है डिजिटल अरेस्ट, बेसिकली एक साइकोलॉजिकली किसी को उसके स्थान पे ही एक जगह रोक कर उसको ठगी से उसके पैसे ले लेना, डरा कर उससे पैसे ले लेना, यही बेसिकली डिजिटल अरेस्ट है। और इसके लिए लगातार अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं। जब तक, जैसे मैंने शुरू में ही कहा, कि जब तक जनता फुल्ली अवेयर नहीं होगी डिजिटल स्पेस में आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके संबंध में आप अलर्ट नहीं रहेंगे, तब तक आपके साथ धोखा होने की पूरी संभावना रहेगी। सर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि तमाम हमारे पास भी फ़ोन आते हैं, आपके पास भी ऐसे फ़ोन आए होंगे जाहिर तौर पर, तो डेटा कैसे लीक हो रहा है, डेटा कौन लोग लीक कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए क्या इंतजामात हैं? देखिए, भारत सरकार ने DPDP एक्ट बनाया है, और डेटा तो आज हर कोई अपना डेटा हर जगह शेयर करता है। चाहे आप स्कूल की पढ़ाई के लिए जाते हो, चाहे आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, चाहे आप कहीं भी किसी भी खरीदारी करने जा रहे हैं, ट्रैवल एजेंट्स के पास जा रहे हैं, तो हर जगह आपका डेटा ही क्रिएट हो रहा है। डेटा की जो इंटेग्रिटी है और डेटा का जो प्राइवेसी है वो मेंटेन करना सभी की जिम्मेदारी है। और आपने देखा होगा कई सारे ऐप्स हम बहुत सारे डाउनलोड करते रहते हैं, वो हमसे बहुत सारे परमिशंस मांगते रहते हैं, वहाँ से भी हम अपना बहुत सारा डेटा दे देते हैं ऑनलाइन। तो डेटा लीक होता है, इसमें कोई शंका नहीं है, और डेटा बेचा भी जाता है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। ये सब को रोकथाम के लिए इस भारत सरकार ने DPDP एक्ट को बनाया भी है, उसमें बहुत कड़े प्रावधान भी किए हैं। तो डेटा तो लीक होता है, और यही क्रिमिनल्स जैसे बैंक अकाउंट्स खरीद रहे हैं, जैसे सिम कार्ड्स खरीद रहे हैं, वैसी डेटा खरीद रहे हैं, और इसके द्वारा फिर वो अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। सर, एक बात सामने आई थी कि जब बैंक से हम 50,000 रुपये से ज़्यादा पैसे निकालते हैं तो बैंक मतलब कि अलग से परमिशन लेनी पड़ती है। तो जब हमारे खाते से कोई साइबर फ्रॉड करता है, 50,000 या 1 लाख रुपए से ज़्यादा की लिमिट जाती है, तो बैंक उस पर रोक क्यों नहीं लगाता है? तो नहीं लगता कि बैंकिंग व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की अब ज़रूरत है? इसमें हर व्यवस्था में सुधार लगातार हो रहा है, इसमें लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, भारत सरकार लेवल पे, स्टेट लेवल सरकारों के लेवल पे। बैंक्स भी इन्वॉल्व हैं, जो आपके टेलीफोन कंपनीज़ हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके संबंध के साथ भी लगातार चर्चा हो रही है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस हैं, RBI है, सभी के साथ लगातार चल रही है चर्चाएं। देखिए, ट्रांजैक्शन ट्रिलियंस में होता है पर डे, और अगर उसको आप केवल इकोनॉमिक वाइज देखें, केवल आप आर्थिक रूप से अगर देखें, तो उसका फ्रॉड का परसेंटेज इज़ वेरी 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 मिनिमल, बहुत ही कम होता है। तो क्या अपन हर चीज़ पे ऐसा रोक लगा दें फुल प्रूफ कि आगे ट्रांजैक्शंस भी डिफ़िकल्ट हो जाएं? हमारी स्मूथ इकोनॉमी जो चल रही है, क्विक ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट्स के लिए, क्या उस पर भी रोक लगा दें? तो एक बैलेंस की आवश्यकता है। ये बात सही है। देखिए, आपने भी सुना, आपने भी देखा होगा, आपके साथ भी व्यक्तिगत अनुभव हुआ होगा। अब आप जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके पास रिटर्न एक फटाक से कॉल आ जाता है कि ये ट्रांजैक्शन क्या आप ही ने किया है। तो वो जो थोड़ी देर समय जब रहता है, जब पैसा होल्ड रहता है, उस समय अगर आपने कह दिया कि नहीं मेरे द्वारा नहीं किया है, तो पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये व्यवस्थाएँ बैंक्स कर रही हैं, और डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन जो है DOT भारत सरकार की, वो बहुत सारे सिम कार्ड्स, फर्जी सिम कार्ड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और लाखों सिम कार्ड्स को ब्लॉक भी कर दिया गया है। अब ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं जहां पे पुलिस भी इंटीमेट करती है, जनता भी इंटीमेट कर सकती है। जनता के लिए भी बहुत सारे पोर्टल्स बन गए हैं भारत सरकार में, जहां पे आप चेक कर सकते हैं कि आपके नाम से कितने सिम कार्ड जारी हुए हैं। संचार साथी नाम का एक पोर्टल है डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशंस का। इसी तरीके से आप अगर कोई आपके साथ फ्रॉड करता है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। व्यवस्थाएं बहुत सारी हैं, लेकिन
यस, मेरे ख्याल से जहाँ पे एक अत्यधिक जिस चीज़ की आवश्यकता है वो है अवेयरनेस की, लोगों को अवेयर करने की। अगर लोग अवेयर हो जाएं तो इतनी सारी जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो सब डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। सर, मैं पत्रिका के पाठकों को आपके जरिए मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जब भी हमारे खाते से पैसे कट जाएं, हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो जाए, तो कितनी जल्दी यदि हम पुलिस को बता दें तो पैसा हमारा फ्रीज हो जाएगा, पैसा रिकवर हो सकता है, उसके चांसेस कब ज़्यादा रहते हैं? जितने जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है। आप जैसे ही आपको लगा कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, जिस वक्त लगा उसी वक्त आप 1930 हेल्पलाइन नंबर है साइबर क्रिमिनल्स, साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए, उसमें आप 1930 इमीडिएटली कॉल करिए, अपनी बात बताइए, और वो जब आपकी बात हो जाएगी वहाँ पे थोड़ा समय लगता है आपकी डिटेल्स लेकर अपलोड करने में सिस्टम में, वो पोर्टल में जाता है और वहाँ से एक सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देता है और आपके पैसे आगे जाने से फ्रॉड के अकाउंट में रुक सकते हैं। अगर आपने विलम्ब किया तो दिक्कत होगी। सबसे अच्छा इसमें ये रहता है कि विदिन हाफ एन आवर अगर आप 1930 को कॉल करके अपनी पूरी प्रक्रिया कर देते हैं तो आपके साथ आपके पैसे रुकने की पूरी संभावना होती है, वापस मिल जाएंगे। वापस पैसे ट्रांसफ़र, देखिए क्राइम होना और क्राइम पैसे मिलना वो अलग चीज़ है। क्राइम होते ही पैसे सबसे पहले होल्ड हो जाएं कि आगे होल्ड हो जाएंगे तो फिर आपको मिल भी जाएंगे। अगर वो उसने क्रिमिनल ने आगे पैसा निकाल लिया तो फिर आपको बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपका मान लीजिए लाख रुपए का आपने ट्रांजैक्शन किया, अगर 80,000 भी होल्ड हो गए तो 80,000 है तो आपके पास, आपके बैंक के पास, फिर वो छोटी मोटी प्रक्रिया होती है, पूरा होने के बाद आपके पैसे आपको मिल जाते हैं। जी सर, साइबर जिस प्रकार से बड़ी चुनौती बनती जा रही, इसको लेके मध्य प्रदेश साइबर पुलिस का एक प्रोजेक्ट भी है जो लंबे टाइम से जिसकी तैयारी चल रही है, 5 चरणों में जिसे लागू करने का प्लान बनाया गया था। उसको लेके क्या तैयारियां हैं, किस प्रकार से उसे लागू किया जाएगा, क्या प्रोजेक्ट है? जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत जल्दी से सभी कोई डिजिटाइज होते जा रहे हैं और जनता के साथ साइबर क्राइम भी बढ़ते जा रहा है। तो हमने ये सोचा है कि जो आने वाले समय में पूरे मध्य प्रदेश पुलिस को हम पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर क्राइम से लड़ने के लिए पूरा एक ओवरहॉल करें। हमारे यहाँ के हर एक पुलिस अधिकारी को, पुलिस जवान को इसके संबंध में ट्रेनिंग दें, उनको दक्ष बनाएं, जिससे कि कोई जनता अगर उनके पास आती है तो उनकी रिपोर्ट लिखें, कॉन्फिडेंस के साथ लिखें और फिर उनको मदद करके उसमें इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो करना है करें। अब ये बहुत बड़ा काम है। पूरे मध्य प्रदेश पुलिस को हमको अगर हाईटेक बनाना है तो उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है और पूरे साइबर क्राइम से फाइट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि करने के लिए हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसमें 5 साल की अवधि के लिए हमने एक 5 साल में इसको लागू करने के लिए विभिन्न चरणों में उसकी एक योजना है। हम जैसे हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी कहा है कि हर एक ज़िले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होना चाहिए और स्टेट के हर पुलिस स्टेशन में साइबर डेस्क होना चाहिए जहाँ पे ट्रेंड मैन पावर हो और जिसके पास लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स हों। और जैसे ही कोई जनता आती है, जो कोई व्यक्ति आता है कहता है कि हमारे साथ साइबर क्राइम हुआ है, तो उसको तत्काल रिलीफ देने के लिए जो आपको स्टेप्स उठाने हो तत्काल हो जाए। तो उसके हमको बहुत बड़ा अमले को हमको हाईटेक करना होगा। हर एक पुलिस अधीक्षक के पास हम एडवांस टेक्निकल सेल भी खोलने जा रहे हैं जहाँ पे साइबर फोरेंसिक्स और साइबर क्राइम से लड़ने के लिए जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है वो होगा। इसी के अलावा जैसे हमारे यहाँ स्टेट हेडक्वार्टर्स में एक लैब है, जो आप फोरेंसिक्स वर्ड सुनते होंगे तो साइबर फोरेंसिक, जहाँ पे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर्स की जांच होती है, उसको बहुत ज़्यादा हाईटेक करने के लिए हमारी योजना है। और ट्रेनिंग मॉड्यूल हम तैयार कर रहे हैं जिसमें लगातार अपडेट होते रहना पड़ेगा। साइबर क्राइम की दुनिया ऐसी है जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का प्रावधानों के तहत विवेचना होती है और जैसा आप जानते हैं टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदलती रहती है। तो उसको रेगुलर ट्रेनिंग के माध्यम से हम अपने फोर्स को अपडेट भी करेंगे। और ये इसमें ये भी है कि हम ये मानते हैं कि हमारा इन्वेस्टिगेशन में ज़रूर दक्षता हो सकती है, लेकिन बाहरी दुनिया में क्या क्या इनोवेशंस हो रहे हैं, बाहर की दुनिया में क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, या साइबर क्रिमिनल्स को उनको से नए नए तरीके अपनाए जा सकते हैं, इसके लिए हम बाहर की दुनिया की जानकारी के लिए और एक्सपर्ट्स के लिए हम एक कंसल्टेंट्स की नियुक्ति भी करने जा रहे हैं। एट द सेम टाइम टाकनेट और
डीप वेब में जो अपराध हो रहे हैं उसके लिए एक रिसर्च सेल भी हमारा तैयार होगा आगे चलकर, जहाँ पे हम प्रिवेंटिव और बहुत सा डेटा जो बिक रहा है वो सब पे भी हम कुछ लगा पाएंगे। तो ऐसी ही हमारी योजना है। सर, डीप फेक और डार्क वेब, जिससे तो मुझे लगता है कि आम जनता भी ज़्यादातर वाकिफ़ नहीं है, तो इसे नहीं लगता कि एक बड़ी चैलेंज होगा पुलिस के लिए इससे लड़ना? चैलेंज दुनिया भर के लिए है। ये साइबर स्पेस में पूरा जो हमारा सब कुछ जो ऐप्स बन रहे हैं, जो हमारा कम्युनिकेशन इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, इतने शॉर्टकट में हम हर चीज़ें अपने पास कर ले रहे हैं विभिन्न ऐप्स के माध्यम से, तो इट्स अ चैलेंज, विदाउट डाउट इट इज़ अ चैलेंज। और व्हाट वाज योर क्वेश्चन अदरवाइज? डार्क वेब और डीप फेक। डीप फेक, तो ये टेक्नोलॉजीज़ का सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली 0-1 से आगे चल के क्वांटम लेवल पे ये सब फोरेंसिक्स होनी है, साइबर स्पेस में डेवलपमेंट्स होना है, तो उसमें डीप फेक्स भी बनाए जा रहे हैं। डीप फेक्स जहाँ एक और अपराध करने के लिए नए नए तकनीकों का ईजाद हो रहा है, वही एक बहुत बड़ा चैलेंज दूसरी दुनिया का है कि उससे लड़ने के लिए भी हमें वो टेक्निक्स और सॉल्यूशंस निकालने होंगे। तो ये चल रहा है लगातार, कैट एंड माउस का खेल है। अब जैसे डीप फेक को जानने के लिए बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने बहुत सारे रिसर्च में पैसा अपना इन्वेस्ट किया है, उनके पास बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं। ऐसे ही डार्क वेब है, डीप वेब है, जिसमें मैक्सिमम आप और हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो तो बहुत ही सुपरफिशियल लेवल का है। असली जो क्राइम की दुनिया है वो तो उसके बाद शुरू होती है, जो 90% है। वहाँ पे तरह तरह के अपराध हो रहे हैं और आजकल क्रिप्टो करेंसी वगैरह के माध्यम से ट्रांजैक्शंस होने लगे हैं। तो ये जैसे मैंने कहा, इसमें ये तो क्राइम तो होंगे, कि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का आप जैसा चाहे वैसा मोड़े, लेकिन उससे लड़ने की क्षमताएं भी हैं और लोग इस पे अपना काम भी कर रहे हैं। और जितने बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे बहुत सारे टूल्स आ गए उनसे लड़ने के लिए, हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। तो आगे इट विल गो ऑन, भाई बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा। जैसे मैंने पूर्व में कहा, अगर आप साइबर हाइजीन का इस्तेमाल करते हैं तो और साइबर अवेयर होते हैं, जैसे आपकी पत्रिका में रक्षा कवच जो आप ये प्रोग्राम चला रहे हैं, लोगों के बीच में आप अवेयरनेस फैलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, विभिन्न तरीकों से आप उनको आगाह करेंगे, तो आप और हम ऐसी एजेंसीज मिलकर साथ में लोगों को जब अवेयर कर देंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा संभावना है कि उनके साथ पर धोखाधड़ी नहीं हो। सर, मेरा अंतिम प्रश्न है, चूँकि पत्रिका रक्षा कवच अभियान चल रहा है लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए, तो आप पत्रिका के पाठकों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, डिजिटल दुनिया में आपका कदम रखना बहुत अच्छी बात है। आप डिजिटाइज होइए, आप इंटरनेट यूज़ करिए, आप विभिन्न टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करिए, लेकिन यूज़ करने के साथ साथ आपकी एक जिम्मेदारी भी है, खुद के लिए जिम्मेदारी है, अपने परिवार के लिए जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी वो है कि आप साइबर हाइजीन का इस्तेमाल करिए। साइबर हाइजीन का मतलब है कोई भी आपकी पर्सनल जानकारी हो, आप किसी भी अनजान व्यक्ति से कभी शेयर मत करिए। चाहे आपसे कोई OTP मांग रहा हो, चाहे आपसे कोई आधार नंबर मांग रहा हो, कोई आपसे बैंक अकाउंट नंबर मांग रहा हो, आपको डरा रहा हो, लालच दे रहा हो कि रातों रात आप अमीर हो जाएंगे, ये बता रहा हो कि आपको दूसरे एक्चुअल दुनिया में तो 2% का फ़ायदा हो रहा है, आपको 20% फ़ायदा दिला देंगे, ऐसे झांसे में आप मत पड़िए। आप अवेयर रहिए। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। आप विश्वास करिए खुद पर, अपनी एजेंसीज़ पर। कभी भी आपके साथ ऐसी कभी कोई धोखाधड़ी होती है तो आप जाइए, नज़दीक के थाने में जाइए, 1930 में कॉल करिए। और कभी भी किसी के केवल कहने पर आप कोई अपनी पर्सनल जानकारी शेयर मत करिए। चाहे आपको कोई कहे कि आपके साथ कोई नई स्कीम में आपका नाम जोड़ देंगे, आपको ये लाभ दे देंगे, तो अनजान व्यक्ति जैसे ही आते हैं उसको आप वेरीफाई करिए। तो आपके पास सारी एजेंसीज़ हैं, स्टेट की एजेंसीज़ हैं, कलेक्टर्स हैं, SPs हैं, या आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, वहाँ पे जो एजेंसीज़ हैं, आप जाइए, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, उसको वेरीफाई करिए। संभावना है अगर आप सतर्क रहे तो आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। अगर हो भी जाती है तो उसका निराकरण जल्दी हो जाएगा। तो सुना आपने दोस्तों, हमारे साथ थे साइबर ADG योगेश देशमुख जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि आपको डिजिटल हाइजीन अपनाने की ज़रूरत है। और जाहिर तौर पे मैं बार बार कहता हूँ कि हर गलती कीमत मांगती है, और अगर आप भी एक छोटी सी गलती करते हैं तो आपको अपना खाता पूरा खाली करवाकर उस गलती की कीमत चुकानी होगी। नमस्कार।